प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर इकबाल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विग्रहराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में। विग्रहराज चौहान चौहान वंश का एक पराक्रमी शासक था और जिसने लंबे समय तक गौरवपूर्ण शासन किया। अब हम बात करें पृष्ठभूमि की, तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो दोबारा विघटित होने लगी थी और भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इस राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता के युग में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार और गहरवालों, शाकंभरी अजमेर में चाहमानों, गुजरात में चालुक्यों, मालवा में परमारों तथा बंगाल में पालों व बाद में सेनों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इस युग में भारत में जो नए राजवंश स्थापित हुए वह राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। वास्तव में भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है। ये राजपूत राजवंश कई शताब्दियों तक भारत के राजनीतिक रंगमंच पर छाए रहे। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ कहता है कि वह यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। अब मैं बताना चाहूँगी आपको चाहमान वंश के बारे में। तो डॉक्टर वी एस भार्गव कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहमानों का इतिहास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में समृद्धि, प्रगति, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का इतिहास स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हम चर्चा करें कि चाहमान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो विद्यार्थियों, चाहमानों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। चाहमानों से संबंधित अनेक यानी उनकी उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत हमारे सामने आते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है अग्निकुंड का सिद्धांत। यानी ये माना जाता है कि चाहमान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई और इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासों से मिलती है। वहीं एक मत कहता है कि ये विदेशी जाति थी और इसके समर्थकों में टार्ड, क्रुक, भंडारकर आदि सम्मिलित हैं। एक जो मत है विद्वानों का वो है कि ये जो है भारतीय थे, यानी इनका भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और जिसके जो समर्थक हैं वो गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा इत्यादि हैं। अब सारांश में हम यह कहें या समीक्षा के रूप में हम कहें कि राजपूत जो है वैदिक कालीन क्षत्रियों की ही संतान थे और चाहमानों का जो मूल निवास स्थान है वो शाकंभरी क्षेत्र था और उसकी राजधानी जो है अहिच्छत्रपुर थी। चाहमान वंश के शासक कौन कौन थे प्रमुख रूप से? तो चाहमान वंश का जो संस्थापक विद्यार्थियों वह वासुदेव था, जिसने इस वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी और उसके बाद इस वंश में अनेक प्रमुख शासक हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया चाहमान वंश के प्रतिनिधि शासक के रूप में वह है विग्रहराज चौहान और इन्होंने 1150 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 14 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। विग्रहराज चौहान जो है अपने वंश के प्रतापी शासकों में से एक थे। विग्रहराज के पिता का नाम अर्णोराज था। अर्णोराज के 4 पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र जगददेव ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसके भाई विग्रहराज ने जल्द ही उसकी हत्या कर दी तथा चामान साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज भारतीय इतिहास में विद्यार्थियों बीसल देव के नाम से भी विख्यात है और उसने सन 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक के जो है शिलालेख हमें 11 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसे चाहमानों का प्रसिद्ध राजा बताया है। उसने अपने शासन के अल्पकाल में ही चाहमान साम्राज्य को विस्तृत एवं मजबूत बनाया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी विग्रहराज की विजयों के बारे में। तो विद्यार्थियों, विग्रहराज अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी शासक था और उसके अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि वे साम्राज्यवादी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। अतः गद्दी पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु सैनिक अभियान प्रारंभ कर दिए। उसके द्वारा किए गए अधिकांश अभियान उन राज्यों से बदला लेने के लिए थे। विग्रहराज अपने 14 वर्षीय शासनकाल में लगातार युद्धों में लगा रहा तथा अनेक सफलताएं उसने प्राप्त की। विग्रहराज की प्रमुख विजय निम्नलिखित थीं और सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ चालुक्यों से संघर्ष के बारे में। तो चालुक्य वंश से अजमेर के चामान नरेशों की शत्रुता लंबे काल से चली आ रही थी, लंबे समय से चली आ रही थी
और चालुक्य नरेश कुमार पाल ने विग्रहराज के पिता अर्णोराज को पराजय उसकी कर दी थी और उस अपमानजनक पराजय का बदला लेना विग्रहराज चाहता था। इसके अलावा वह कुमारपाल की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से भी आशंकित था, यानी वो सोचता था कि कुमारपाल अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वह उसके साम्राज्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो विद्यार्थियों, कुमारपाल ने अर्णोराज को हराने के बाद चाहमान साम्राज्य की सीमाओं से मिलने वाले स्थानों पर अपने विशेष कृपा पात्रों को राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया था तथा अर्णोराज के मित्रों को दंडित किया था। विग्रहराज ने कुमारपाल के सामंतों को एक एक करके पराजित करने का निश्चय किया। बिजोले अभिलेख के अनुसार विग्रहराज ने अप्रसन्न होकर जाबालीपुर को जवालापुर बना दिया, पल्लिका अथवा पाली को एक तुच्छ गांव बना दिया और नुडुल यानी नाडोल को बेत की तरह झुका दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जाबालीपुर यानी वर्तमान जालौर, पाली तथा नड्डू यानी नाडोल में चालुक्यों के सामंती शासन कर रहे थे। अतः विग्रहराज ने उन सबको हराकर अपने पिता की पराजय का बदला ले लिया। इसीलिए प्रोफेसर विशुद्धानंद पाठक कहते हैं कि इन विजयों का विग्रहराज ने चाहमान वंश की प्रतिष्ठा के ध्वज को तो फहराया ही, मेवाड़ और मारवाड़ वाले अनेक चालुक्य क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। नाडोल, चित्तौड़ और जालोर में उसका प्रशासन स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं उसकी दिल्ली यानी ढिल्लिका पर आक्रमण की। तो विग्रहराज चाहमान के सैनिक अभियानों में सबसे जो महत्वपूर्ण अभियान है वह दिल्ली के खिलाफ ही था। उसकी इस विजय ने उसे समस्त उत्तरी भारत के सार्वभौम सम्राटों की श्रेणी में ला खड़ा किया। दिल्ली पर जो है उस समय तोमर शासकों का अधिकार था। चाहमान शासक बहुत पहले से ही दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु उसमें सफलता विग्रहराज चतुर्थ के समय में मिली। विग्रहराज व तोमरों के मध्य ये युद्ध 1152 ईस्वी के लगभग हुआ था। और विद्यार्थियों, इस विजय की पुष्टि जो है विजोले अभिलेख व दिल्ली के शिवालिक स्तंभलेख से होती है। तो विद्यार्थियों, विग्रहराज जो है उसमें एक तोमर शासक जो है चाहमानों के सामंत के रूप में दिल्ली पर अब शासन करने लगे। और इस विजय का परिणाम या महत्व क्या रहा, तो यह विजय, दिल्ली की विजय जो है चाहमानों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विजय उसके सैनिक जीवन में एक नया मोड़ लाई। इसीलिए हरविलास शारदा ने विग्रहराज चतुर्थ के शासन को चौहानों के इतिहास में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण बताया है। इस विजय के बाद चाहमान राजा अखिल भारतीय शक्ति बन गए और उनके खंडों पर भारी आक्रमणों से देश की सुरक्षा का भार भी आ गया। अब उसकी जो अगली विजय है उसको बताना चाहूँगी, वह थी हांसी पर अधिकार। हांसी पर भी उस समय तोमरों का अधिकार था। अतः दिल्ली विजय के बाद विग्रहराज ने हांसी पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ भी प्रशासन को तोमरों के हाथ में उसने रहने दिया। और उसकी अगली विजय थी भंडारकों पर विजय। दिल्ली के पास ही भंडारकों का राज्य था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार वर्तमान गुड़गांव जिला, अलवर जिले का कुछ भाग तथा हिसार जिले की भवानी तहसील के प्रदेश को सम्मिलित रूप से भादनक कहते थे। विग्रहराज ने इन भादनकों को भी पराजित किया। तो विद्यार्थियों, विग्रहराज चतुर्थ जो है उसकी क्या उपलब्धियां रही, इसका पहला भाग जो है ये रहा